हेलो दोस्तों। वैसे तो ना हम इंडियंस को 1+1 फ्री वाली ऑफर्स, कैशबैक वाली ऑफर्स, डिस्काउंट्स वाली ऑफर्स तो बहुत पसंद है। पर जब बात आती है ना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की, तो ऐसा एक छिपा हुआ ऑफर तो है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ऐसा 1+1 फ्री वाली कौन सी ऑफर आपको मिल सकती है। तो जब बात आती है ना इक्विटी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, तो आज इंडस्ट्री में एज ऑफ मार्च 2023 तक टोटल 15 लाख करोड़ रुपीस इंडियन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। पर उसमें से सिर्फ 8 से 9% ही इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड्स में की गई है। तो फिर ऐसा क्या हो गया स्मॉल कैप फंड्स में कि मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि इसमें आपको 1+1 वाली फ्री ऑफर मिलती है एंड इस ऑफर से आप बहुत बड़ा एक प्रॉफिट एंड अपने लिए वेल्थ बना सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि हमें कौन सी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए, स्मॉल कैप फंड्स क्यों चूज करना चाहिए और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास आज के डेट में बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। StatPro Money, your wealth accelerator. तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होता क्या है, इसे किस प्रकार से रख करके लॉन्च की जाती है, इसके स्कीम की जो मेन एट्रीब्यूट्स है वो क्या है। तो सेबी ने ना 2018 में एक नई गाइडलाइन जारी की थी जिसके हिसाब से कोई भी फंड को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर फ्लेक्सी कैप, डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में कैटेगराइजेशन के लिए उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी था। तो अभी कैसा रहा कि अगर आज मार्केट में देर आर मोर देन 400-500 स्टॉक्स जो भी हैं जो एक्टिवली ट्रेड होती हैं। वैसे कंपनीज तो 3-4 हज़ार लिस्टेड है, बट एक्टिव स्पेस में अगर के जो भी कंपनीज है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसको डिवाइड किया गया मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एनी कंपनी के बेसिस पे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद समझते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि सेबी की कैटेगराइजेशन में क्या कहा गया। तो सेबी ने ये कहा कि अगर कोई भी कंपनी की मार्केट कैप टॉप 100 मार्केट लिस्टेड कंपनीज में आती है तो उन फंड से हम सिर्फ एक लार्ज कैप फंड बना सकते हैं उन स्टॉक से। सिमिलरली अगर मिड कैप फंड्स की बात की जाए तो मिड कैप फंड्स ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 101st रैंक से लेकर के 250th रैंक तक हो। एंड जब बात आती है स्मॉल कैप फंड्स की ना, तो स्मॉल कैप फंड्स उन्हीं फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है जिनकी मार्केट कैप पहले 250 स्टॉक से कम हो। तो मार्केट कैप क्या होता है ये अब हम थोड़ा विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मार्केट कैप का अगर सीधा सीधा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि न्यूज़ में बहुत बार आया करता था कि अदानी भाई मोटा भाई के आगे निकल गए बिकॉज उनके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनके कंपनी के जो शेयर्स की भाव हो गई, तो उनकी नेटवर्थ मोटा भाई से भी किसी एक टाइम पर ज़्यादा हो गया था। तो अभी कैसा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कंपनी ने आज तक जितने भी शेयर्स इशू किए हैं उसे अगर आज के शेयर के प्राइस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आज इंडिया की टॉप कंपनीज के बारे में बात की जाए तो नंबर 1 पे आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंड आपको इस चार्ट के हिसाब से जल करके समझ आ जाएगा कि आज इंडिया में हमारी जो टॉप कंपनीज है वो कौन कौन सी है। तो इस पर हम एक बार चेक करते हैं। तो आज इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैप करीब करीब 16.5 लाख करोड़ रुपए है। एंड अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए ना तो इसने जितने भी शेयर्स आज तक इशू किए उसमें से 50% के आसपास शेयर्स मुकेश अंबानी जी के पास एंड उनके फैमिली एंड ग्रुप कंपनीज के पास होल्ड होती है। तो 16,50,000 करोड़ में से 50% शेयर्स यानी 8-8.5 लाख करोड़ की शेयर्स तो उनके ही पास रखी हुई है। अब इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को आपको समझना है तो आप इस प्रकार से समझो कि आपके पास 1000 शेयर्स है, मेरे पास 2000 शेयर्स है। टोटल कंपनी ने आज तक जितने भी शेयर्स इशू किए हैं सबका प्राइस आज के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करने से, सब सारे शेयर्स के नंबर को आज के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करने से जो फिगर आता है वही किसी भी कंपनी का आज के डेट का मार्केट कैपिटलाइजेशन माना जाएगा। तो वापस आते हैं इस चार्ट पे। तो इस चार्ट के हिसाब से आज इंडिया की जो टॉप कंपनीज है उनमें से सबसे ऊपर नाम रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। उसके बाद आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसकी मार्केट कैप करीब करीब 12 लाख करोड़ के आसपास है। उसके बाद आता है HDFC बैंक की मार्केट कैप करीब करीब 9.5 लाख करोड़ है
और अभी वेरी सून इसकी मर्जर HDFC लिमिटेड के साथ हो जाने वाली है, जिसके बाद HDFC की मार्केट कैप करीब करीब 15 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। चौथे नंबर पर आता है ICICI बैंक, जिसकी मार्केट कैप 6.5 लाख करोड़ है। फिर आता है ITC 5 लाख करोड़ के साथ, इन्फोसिस, HDFC, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस वगैरह वगैरह। तो ये तो मैंने अभी आपको टॉप 10-15 कंपनीज के बारे में बताया जो इंडिया की बेमिसाल कंपनीज हैं, जो बहुत सारे इंडिया के युवकों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, जिसकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम में से सारे लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर यूज़ करते हैं किसी ना किसी फॉर्मेट में। तो इन कंपनीज में तो ऑन एन एवरेज 13-14% का रिटर्न्स भी जनरेट होता है। एंड क्योंकि ये एक लार्ज कैप कैटेगरी है तो इसमें रिस्क भी कम होता है। पर ये तो बात हो गई लार्ज कैप कंपनीज की, ठीक है। तो लार्ज कैप कंपनीज में जब इतनी सेफ्टी है, 13-14% का लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है ही, तो फिर हम लोग जाकर के आज स्मॉल कैप फंड्स के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्यों मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप्स में करना चाहिए। एंड इसको ना हम एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो आज ना हम लोग पहले मान लेते हैं कि से फॉर एग्जांपल कोई एक ग्रेजुएट है जो अभी कॉलेज से पढ़ाई करके निकला है, उसे अभी 25-30-40 हज़ार रुपये की जॉब लगी है, ठीक है। आप देखोगे ना कि पहले 5-7 साल के उसके करियर में ना उसकी सैलरी ग्रोथ बहुत अच्छी मिल जाती है। एंड शुरू के 5-7 सालों में जाकर के हो सकता है उसकी सैलरी 25-30 हज़ार से 1 लाख रुपए तक हो गई। बट अगले 5-6 साल में 1 लाख से 5 लाख का जो सफ़र है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बहुत स्लो हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम 4 to 5 टाइम्स ग्रोथ करने में, जहाँ पे पहला ग्रोथ 4-5 साल में हो गया था 4 टाइम्स इंक्रीज का, अगला ग्रोथ होने में 7-8 साल का टाइम लग जाता है और उसके आगे सैलरी बढ़ने में और ज़्यादा टाइम लग जाती है। तो इसका मैं आपको इस प्रकार से भी समझा सकता हूँ कि कोई भी छोटी चीज़ को ना बड़ा करना थोड़ा आसान है, पर बड़ी चीज़ को मेंटेन करना और बड़ा करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तो अब इसको हम एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम कंपेयर करते हैं इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी की जो फिनेंशियल रिपोर्ट्स है, जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है पिछले 4-5 सालों की, उसको कंपेयर करते हैं एक स्मॉल कैप फंड के साथ। और इससे ना आप बेटर समझ पाओगे कि एक स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। तो आज ना हम लोग इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे लार्ज कैप में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड स्मॉल कैप में हम लोग कंसिडर करेंगे एक छोटी सी कंपनी को, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स नाम की, ठीक है। जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के डेट में 16.5 लाख करोड़ रुपए है। वहीं पे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 6-7 हज़ार करोड़ के आसपास है। यानी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की मार्केट कैप रिलायंस से करीब करीब 250 गुना छोटा है। पर जब बात आती है ना स्टॉक मार्केट्स की एंड वेल्थ बिल्डअप करने की, तो हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पे ग्रोथ जल्दी आए, ग्रोथ ज़्यादा आए और फास्टर आए, जिससे क्या होता है कि अपने को हायर CAGR रिटर्न्स मिल सकती है। तो चलिए अब हम एक बार जा करके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की लास्ट 4-5 साल की फिनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 5 सालों में करीब करीब रेवेन्यू ग्रोथ 17.6% का जनरेट किया। एंड अगर पिछले 3 साल का देखा जाए तो 14% का रेवेन्यू ग्रोथ था। वहीं पे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखी जाए तो वो करीब करीब 14% था। एंड पिछले 3 साल का हालांकि 20-21% के आसपास था। पर अगर हम लोग इसको ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, जो एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप रिलायंस के सामने ना के बराबर है, ठीक है, उसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की ना पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ 29% है, जबकि रिलायंस के केस में हार्डली 17% के आसपास था। एंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल की ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की करीब करीब 30.3% है और पिछले 3 साल की ना 58% की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ऑब्वियस ही बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 3 साल में जो रिटर्न्स जनरेट किए हैं उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ने जनरेट किया है, बिकॉज ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 3 साल में 57-58% तक ग्रो हुई। एंड इस कंपनी में बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स का इन्वेस्टमेंट भी लगा हुआ है। हालांकि अभी जो मैंने कंपैरिजन आपको किया ये बहुत लेमन कंपैरिजन था, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट पैरामीटर्स को कनेक्ट किया है। बट इसको छोड़ करके भी बहुत सारी बाकी फंडामेंटल पैरामीटर्स होती है जिसको देख करके, जिसके बेसिस पे ही कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल लेनी चाहिए। पर क्योंकि अभी हम लोग स्टॉक्स डिस्कस नहीं कर रहे, अभी म्यूचुअल फंड डिस्कस कर रहे हैं, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था कि एक लार्ज कैप कंपनी और एक स्मॉल कैप कंपनी में फिनेंशियल्स में डिफरेंस कितना हो सकता है एंड क्यों जाकर के स्मॉल कैप फंड
कंपनी की ग्रोथ एंड उसमें रिटर्न्स ज़्यादा मिल सकते हैं। तो क्या अब आपको अपना सारा पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में लगा देना चाहिए, लार्ज कैप फंड्स बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? अब इस सवाल का जवाब ना थोड़ा आपके रिस्क एपेटाइट और आपके एज पे भी डिपेंड करता है। इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप एक वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। करंटली मार्केट सिचुएशन क्या है, मार्केट अभी अपने पीक्स पे है या बॉटल्स पे है, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा बहुत देखना ज़रूरी होता है ये डिसाइड करने के पहले कि हमें पूरा अपना पैसा या फिर अपना एक मेजर पोर्टफोलियो पोर्शन स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। पर स्मॉल कैप फंड्स में तो रिस्क तो बहुत है। मतलब हमने तो बहुत सिंपली रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की कंपैरिजन तो कर ली, पर कहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज तो राजा भोज की तरह है और कहाँ स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होती है ना वो वैसा ही हो गया, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेरी। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए ना, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल से ज़्यादा है ना और आप एक एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर अगर आप लमसम के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रहे हो और आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल 10 साल की हो या फिर उससे ज़्यादा के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो स्मॉल कैप फंड्स में कम से कम ना आपको अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 50 to 60% इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स में करना चाहिए। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी रिटायरमेंट नज़दीक है या फिर अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या फिर अभी मार्केट डाउन है, आप बस एक पोजिशनल ट्रेड पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इन दैट केस आप अपनी इन्वेस्टमेंट 25 से 30% अपनी पोर्टफोलियो की एलोकेशन आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में प्रोवाइड करें। बट अदरवाइज अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 50 से 60% तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। पर सब कोई कहता है कि स्मॉल कैप फंड्स में तो बहुत रिस्क है, ठीक है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करो, पैसे आपके जब मार्केट नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा टूट सकते हैं। तो इस पे ना मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। अगर पिछले 20-22 साल की हिस्ट्री देखी जाए ना, तो जो वर्स्ट पीरियड था स्मॉल कैप्स की वो था 2008 से लेकर के 2009 2012 2013 का फेज, जब मार्केट्स ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था। हम सबको पता है 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया था एंड बहुत टाइम तक जाकर के मार्केट्स डाउन थे। इनफैक्ट अगर स्पीड ऑफ करेक्शन देखी जाए तो 2020 भी बहुत ख़राब साल था, बट 2020 के बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप फंड्स ने क्या ज़बरदस्त रिटर्न दिया ये तो हम सबको पता है। पर अभी इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग 2007-8 से लेकर के 2013 का एक चार्ट देखते हैं, जिससे हमें ये समझ आएगा कि अल्टीमेटली स्मॉल कैप मिड कैप और लार्ज कैप में रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है। तो अब आप इस चार्ट में देख सकते हो, इस चार्ट में हम लोगों ने 2006 से लेकर के 2014 तक का निफ्टी 50 का भी रिटर्न्स प्लॉट किया है और साथ में निफ्टी मिड कैप निफ्टी स्मॉल कैप का भी रिटर्न्स हम लोगों ने प्लॉट किया है। तो 2007 की बात की जाए ना, जो मार्केट्स के लिए एक बहुत अच्छा साल था, तो उस साल में निफ्टी ने जहाँ पे 55% के आसपास का ग्रोथ दिया था, मिड कैप ने करीब करीब 76% का ग्रोथ दिया था और स्मॉल कैप ने तो छप्पड़ फाड़ करके 90-95% का जाकर के इंडेक्स ने रिटर्न दिया था। ये सारी इंडेक्स रिटर्न है, तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स उसके आसपास हो सकती है। जब 2008 में ना ग्लोबल रिसेशन हुआ और पूरी वर्ल्ड मार्केट्स क्रैश करने लगी, तो जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, अब निफ्टी 50 को हम लोग लार्ज कैप फंड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है ना, उनको ही कंसिडर किया जाता है। तो 2008 में निफ्टी 50 ने करीब करीब 52% का डाउनसाइड दिखाया, तो अपने पीक से निफ्टी 50% गिर गया था। ये बहुत डरावनी बात है, बट अगर आप 2009 देखते हो तो एक ही साल में वो पूरा लॉसेस रिवर्स भी काफ़ी हद तक हुई थी। तो 2008 में जब निफ्टी 52% डाउन था, वहीं पे आप देख सकते हो कि निफ्टी की जो मिड कैप इंडेक्स है ना, वो सिर्फ 59% डाउन था। यानी ऑफकोर्स निफ्टी जितना डाउन था उससे ज़्यादा डाउन हुआ, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। अभी अगर स्मॉल कैप्स की देखते हैं तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप्स, क्योंकि निफ्टी मिड कैप से भी जाकर के ज़्यादा रिस्की इंडेक्स है, तो वहाँ पे गिरावट करीब करीब 70% के आसपास की आप देख सकते हो। पर जब 2009 में ना मार्केट रिबाउंड किया, तो निफ्टी 50 ने 75% का रिटर्न जनरेट किया एंड निफ्टी मिड कैप ने 98% का, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप ने 110-20% का भी रिटर्न जनरेट किया। तो जब मार्केट गिरा तो 50 की जगह वो 70% गिरा, लेकिन वहीं पे जब मार्केट बढ़ा 50% ना, तो 50-70% जब मार्केट बढ़ा तो स्मॉल कैप्स उससे भी ज़्यादा डबल तेज़ी से ही जाकर के ऊपर बढ़ा।
तो अब ना हम इसको इस प्रकार से समझते हैं कि अगर अगर आज हमारा कैपिटल छोटा है, अगर आज हम एक बड़े कॉर्पस को फ्यूचर में बिल्डअप करना चाहते हैं, तो स्मॉल कैपिटल पे हमें अपना रिस्क मैक्सिमाइज करना ज़रूरी है ताकि हमें ज़्यादा माइलेज मिल सके, ज़्यादा ग्रोथ मिल सके, ज़्यादा सीएजीआर हम लोग जनरेट कर सकें। तो इसलिए मैं बिलीव करता हूँ कि रिस्क तो डेफिनेटली स्मॉल कैप फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप्स या फिर किसी भी दूसरे कैटेगरी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पर जब बात रिटर्न्स की आती है ना, तो रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और अगर आपका कैपिटल कम है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ज़्यादा है, तो फिर डेफिनेटली क्यों ना आप अपना 50 से 60% इसी फंड्स में इन्वेस्ट करें। पर मैंने तो थोड़ी देर पहले आपको ये कहा था कि इसमें स्मॉल कैप फंड्स में 1+1 फ्री मिलेगा। अब ये 1+1 फ्री क्या मिलेगा, इसको ना हम एक मैजिकल कैलकुलेशन से देखते हैं। आज हम लोग एसआईपी के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम लोग ना एक लमसम इन्वेस्टमेंट्स की कंपैरिजंस स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट की के साथ हम लोग करके देखेंगे। पहले हम लोग एक चार्ट देखते हैं जिससे हमें ये समझ आएगा कि ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स एंड वेरियस जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है ना, उन्होंने ऑन एन एवरेज कितने टेनियर में क्या रिटर्न जनरेट किया है। तो अगर आज आप इस चार्ट को देखते हो तो आप इसमें देखोगे कि जहाँ पे अभी हालांकि सेक्टरल टेक्नोलॉजी फंड सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको, 10 ईयर्स में 20% सीएजीआर का रिटर्न दिखा, पर वो एक सेक्टरल फंड है। सेक्टरल फंड पे जाकर के हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। पर अगर रिटर्न्स की बात की जाए लास्ट 10 ईयर्स की, तो ये जो चार्ट है ना, ये एवरेज ऑफ ऑल कैटेगरीज, एवरेज ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी का रिटर्न दिखाता है। तो इक्विटी स्मॉल कैप में पिछले 10 साल का एवरेज आपको रिटर्न दिखेगा करीब करीब 19.79% सीएजीआर, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। लास्ट 3 ईयर्स का देखा जाए तो करीब करीब 39% के आसपास आता है। सिमिलरली अगर मिड कैप्स की देखी जाए तो लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस करीब करीब 17.96 यानी 18% के आसपास है। लास्ट 3 ईयर्स का 29.9% यानी स्मॉल कैप से थोड़ा कम। पर वहीं पे अगर हम कोई एक लार्ज कैप फंड को देखते हैं, अब जैसे लार्ज कैप फंड को मल्टी कैप बोल सकते हैं, फ्लेक्सी कैप बोल सकते हैं, या फिर बहुत सारे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स भी लार्ज कैप कैटेगरी की होती है, तो उनकी अगर हम लोग लास्ट 10 ईयर्स की एवरेज रिटर्न देखते हैं तो आपको ये मिलेगा ना कि ईएलएसएस फंड्स की करीब करीब 14.5% आई है, फ्लेक्सी कैप में 13.9 यानी 14% के आसपास, और लार्ज कैप में जो वैनिला लार्ज कैप है जिसमें थोड़ा भी दूसरे सेक्टर्स या दूसरे कैटेगरी के फंड्स नहीं है, उसने तो 12.55% का रिटर्न जनरेट किया है। तो जब बात आती है ना अगर के स्मॉल कैप्स की लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की ना, तो कहाँ 13-14% का रिटर्न, कहाँ 18-19% का रिटर्न स्मॉल कैप्स ने जनरेट किया है। पर अभी आपको ये लग सकता है ना कि 2-4-5% के रिटर्न के डिफरेंस में कितना फर्क पड़ सकता है। फर्क पड़ता है, एंड कितना फर्क पड़ सकता है, एंड क्यों मैं ये बिलीव करता हूँ कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आपको 1+1 फ्री मिलेगा, इस पे जाकर के हम लोग अभी चर्चा करेंगे और इसको हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आपने ये निर्णय किया कि आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, एंड आपने सोचा है कि एक छोटी सी अमाउंट 1 लाख रुपए के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी हम एक सिंपल इक्विटी म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स कैलकुलेटर को आपको दिखा रहे हैं, एंड इसमें आप अभी देख सकते हो कि एज्यूम किया गया है कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही है किसी लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड में, जहाँ पे 14% का रिटर्न एज्यूम किया गया है, एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 10 साल की एज्यूम की गई है। तो अगर आप 1 लाख रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और आपको 13.5-14% के आसपास का रिटर्न आता है, तो आपका जो 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल है वो 10 साल में ग्रो होकर करीब करीब 3,70,000 रुपए हो जाता है। यानी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको 2,70,000 का प्रॉफिट होता है, एंड आपकी टोटल पूंजी 3,70,000 रुपए बन जाती है। तो 13-14% का रिटर्न, जैसा कि आपने प्रीवियस चार्ट पे देखा था ना कि लार्ज कैप या फिर डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप या फिर ईएलएसएस फंड्स में रेगुलर बात है, सारे फंड्स की एवरेज 10 साल में यही रिटर्न्स आई हैं। पर अब बात करते हैं ना स्मॉल कैप फंड्स की, जिसने अगर के पिछले 10 साल में 18-19% का रिटर्न दिया है, एंड हम लोग स्मॉल कैप फंड्स में अगर एक लमसम इन्वेस्टमेंट, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की करते हैं 10 साल के लिए, एंड आरओआई जो सीएजीआर है हम अगर 19% का एज्यूम करते हैं, जैसा कि पिछले चार्ट में हम लोगों ने देखा था,
तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 10 साल में 19% के आरओआई के हिसाब से 1 लाख रुपए का टोटल वैल्यू हो जाता है करीब करीब 5,70,000 रुपए। यानी जो प्रॉफिट फिगर होती है ना वो होता है करीब करीब 4,70,000। तो जहाँ पे लार्ज कैप एंड डाइवर्सिफाइड फंड्स में आपकी प्रॉफिट हुई थी 10 साल में 2,70,000, वहीं पे स्मॉल कैप फंड्स में ये प्रॉफिट बढ़ करके हो जाती है 4,70,000। यानी करीब करीब डबल, पर डबल तो नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं से शुरू होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में ये देखते हैं कि अगर के 10 साल की जगह अगर हमने ये इन्वेस्टमेंट 20 इयर्स के लिए किया, यानी आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और हमने सोचा कि चलो ये हमारे रिटायरमेंट के लिए है, ये हमारे फ्यूचर में अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए है, या फिर बच्चों के शादी के लिए हम लोग कुछ इन्वेस्ट करते हैं आज के डेट में। एंड हमने ये प्लान किया कि 20 साल बाद निकालेंगे तो लार्ज कैप में करेंगे तो क्या मिलेगा, एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना डिफरेंस हो सकता है। अगर आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो एंड आप 20 इयर्स तक उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, एंड आपकी फंड की एवरेज परफॉर्मेंस 14% आती है ना, तो आपके 1 लाख रुपए 20 साल में ना करीब करीब 13.75 लाख यानी करीब करीब 14 लाख रुपए बन जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का आपको वैल्यू मिल जाता है करीब करीब 14 लाख रुपीस। यानी आपको आपके प्रिंसिपल पे करीब करीब 12,75,000 या 13 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट खड़ा हो जाता है। ये तो हो गया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। तो स्मॉल कैप में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए 20 साल के लिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न 18-19% के आसपास रखते हैं ना, तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 14 लाख से तो ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, पर कितना ज़्यादा होगा? अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए स्मॉल कैप में करते हो एंड 18-19% का आपको CAGR रिटर्न जनरेट होता है, तो आपकी फंड की वैल्यू ना करीब करीब 32 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। आपकी जो प्रॉफिट आई ना वो करीब करीब 31 लैक्स है। लार्ज कैप पे मैंने आपको 13 लैक्स के बारे में बताया, 13 लाख रुपए के आसपास का आपको प्रॉफिट जनरेट होगा 20 साल में। वहीं पे स्मॉल कैप फंड्स में ये नंबर बढ़ करके 30-31 लाख रुपए खड़ा हो जाता है। कहाँ 13 लाख, कहाँ 30-31 लाख, यानी सिर्फ डबल नहीं, डबल से भी ज़्यादा। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था कि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको 1+1 फ्री मिलेगा। यानी जहाँ आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में 1 रुपये आप कमा सकते हो 20 साल में, वहीं पे स्मॉल कैप फंड्स में आपको 1 रुपये प्लस 1 रुपये एक्स्ट्रा आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर आप 20 साल 25 साल इन्वेस्टमेंट करते हो एंड तब अगर आपको ये रियलाइज होता है अरे स्मॉल कैप में तो अगर के लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड से 4-5% ज़्यादा दे दिया और इतना फ़र्क हो गया, तो आपके नेटवर्थ में ना डबल से भी ज़्यादा का फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर आपने भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, डाइवर्सिफाइड, मल्टी कैप, रियल एस्टेट फंड्स में किया है, तो मैं ऐसा तो नहीं कहता हूँ कि अगर के आप सब कुछ लिक्विडेट करके कल सुबह जा करके आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, पर आपको अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 40 से 50% एलोकेशन तो स्मॉल कैप फंड्स में देना ही चाहिए। एंड अगेन ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्या है, आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करोगे या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करोगे। इसके लिए आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हो। इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करके आप हमारी ऐप के थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो एंड पर्सनल कंसल्टेशन भी आप हमारे साथ कर सकते हो। तो नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो एंड हम आपको ये हेल्प कर देंगे समझने में कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो चलिए अब ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्मॉल कैप फंड्स है ना जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये तो हम लोग समझ गए कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि आज इंडिया में बहुत कम लोगों ने, या फिर अगर जिन लोगों ने किया भी है, अपने पोर्टफोलियो का बहुत कम पोर्शन ही स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो स्मॉल कैप फंड्स हमें कौन सी चूज़ करनी चाहिए, कौन सी म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड 2023 में ऐसी कौन सी 3 या 4 स्मॉल कैप फंड्स हैं जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए, जिसमें हमें एक अच्छा एलोकेशन लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए ना उसके पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को तो बिल्कुल ना देखें।
बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पिछले 3-4 साल, एंड ये बहुत नेचुरल भी है कि हम लोग हिस्ट्री देख करके ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। पर यहाँ पे एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड ना एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारे अगर के स्टॉक मिक्स होती है, इसमें एक ह्यूमन एलिमेंट भी है कि एक फंड मैनेजर है जो इन फंड्स आपके स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स के जो फंड्स हैं ना, उसको अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो कभी भी कोई भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी किसी फंड से एग्जिट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे प्रेडिक्ट करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न देगा। पर हाँ, ये प्रेडिक्ट करना बहुत पॉसिबल है कि कौन से म्यूचुअल फंड सही से मैनेज हो रही है, कौन सी म्यूचुअल फंड्स वेरियस पैरामीटर्स पे अगर के अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड किसकी मैनेजमेंट अच्छी है, जिससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं ना कि कौन से फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ताकि जाकर के हम लोग जाकर के ना इसको बिल्कुल एक निष्पक्ष व्यू आपको मैं प्रेजेंट कर सकूँ, इसीलिए सबसे पहले मैं ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि कोई भी म्यूचुअल फंड की ना क्रिसिल रेटिंग क्या होती है। आप कहोगे ये क्रिसिल रेटिंग कब आ गया, कहाँ आ गया? जी हाँ, कोई भी म्यूचुअल फंड्स को अगर आप खरीदते हो ना, तो जैसे जब आप गोल्ड खरीदने जाते हो ज्वेलरी शॉप पे, तो आपको ये देखना होता है कि ISI मार्क है कि नहीं। तो अगर आप 2, 3, 5 लाख की ज्वेलरी खरीदते हो या 10 लाख की डायमंड या ज्वेलरी जो भी खरीदते हो, तो आप ISI मार्क ज़रूर देखते हो। अगर आप जाकर के आज लोहा से लेकर के पिन तक कुछ भी खरीदते हो, तो उसमें ब्रांड की नाम है कि नहीं आप देखते हो, उसकी जो वेरियस पैरामीटर से देखते हो। अगर आप आज एक मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी खरीदते हो ना, तो उसकी जाकर के पूरी स्पेसिफिकेशन, वो ओरिजिनल है कि कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, इसको भी अच्छे से आप चेक करते हो। तो जब बात आती है म्यूचुअल फंड्स की ना, तो 99% इंडिया में इन्वेस्टर्स जाकर के ना चेक करते ही नहीं है कि वो खरीद क्या रहे हैं। तो सबसे पहले ना, अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हो, तो अपने म्यूचुअल फंड्स की ना क्रिसिल रेटिंग चेक करें, एंड आज से ये डिसीजन ले लीजिए कि ऐसे ही फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे मिनिमम 4 या 5 स्टार रेटिंग है। अगर पैसे इन्वेस्ट कर ही रहो तो 1 स्टार एंड 2 स्टार फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करो। और ये जो रेटिंग्स है ना, ये क्रिसिल नाम की ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, एंड क्रिसिल वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे ना हज़ारों करोड़ की लोन्स बैंक्स जाकर के वेरियस लेंडर्स को पास ऑन करती है। तो क्रिसिल की जो रेटिंग क्राइटेरिया है ना, दैट इज़ वन ऑफ द सबसे टफ क्राइटेरिया है, एंड इस पर हम लोग ना आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो अगर क्रिसिल की रेटिंग के हिसाब से देखी जाए, तो हमें सॉर्ट कर लेना पड़ेगा कि आज की डेट में कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स ऐसी हैं जिनकी रेटिंग्स अच्छी हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का, वो ये रहेगा कि फंड की ना AUM कितनी है। अब AUM क्या होता है? AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो अगर जाकर के हम लोग कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें साथ में ये लिखा रहता है कि इस फंड में टोटल आज तक हमारे जैसे और कितने सारे लोगों ने टोटल कितना रुपया इस फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। यानी आज अगर सारे यूनिट होल्डर्स अपने फंड्स विड्रॉ कर लेते हैं, फंड मैनेजर अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं, तो सारे यूनिट होल्डर्स को कितना फंड मिलेगा। तो अब ये AUM ज़रूरी क्यों है? स्मॉल कैप फंड्स में ना AUM बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसको आप इस प्रकार से देखो कि अगर आप एज्यूम कर लेते हो कि कोई भी स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप आज सिर्फ से फॉर एग्जांपल 1000-2000 करोड़ है, एंड कोई एक ऐसा फंड है जिस AUM है करीब करीब 10,000 करोड़, एंड 10,000 करोड़ में से फंड मैनेजर सिर्फ 5% एक्सपोजर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में लेना चाहते हैं। तो 10,000 करोड़ की फंड में 5% यानी करीब करीब 500 करोड़ का बाइंग चाहिए होगा। अब जिस कंपनी की मार्केट कैप 1000-1500 करोड़ है ना, उसमें अगर 500 करोड़ की बाइंग कोई एक फंड मैनेजर अगर कर देना, तो वो स्टॉक की प्राइसेस तो ऐसे ही 2-3 या 4 गुना हो जाएगी। तो चाहते हुए भी फंड मैनेजर एक अच्छी कंपनी में बड़ा एक्सपोजर नहीं ले पाएंगे, ठीक है। एंड दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि बायर एंड सेलर्स भी तो मिलनी चाहिए 500 करोड़ की बाइंग एंड सेलिंग के लिए। तो अगर बायर मिल भी गया, सेलर भी तो मिलना ज़रूरी है। अगर सेलर नहीं मिला तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण ना स्मॉल कैप फंड्स, तब ऐसे ही स्मॉल कैप फंड्स हमें चूज़ करना चाहिए ना जिसकी साइज़ कम हो, जिसमें फंड मैनेजर इजीली छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके, जिसमें ग्रोथ की ना अच्छी एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्कीम की होल्डिंग्स की। फंड मैनेजर ने जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है उसमें प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, सेक्टर क्या है, उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह जो भी पैरामीटर्स होती है, फंडामेंटल पैरामीटर्स अच्छे हैं बुरे हैं, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है वगैरह चीज़ों को देख करके। तो अभी इस वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम लोग
वेरियस म्यूचुअल फंड की स्कीम होल्डिंग्स की डिटेल्स देखें। अभी हम लोग आज ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जिसमें हम लोग को इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो अब आपको आपकी स्क्रीन पे आपको एज ऑफ 30 अप्रैल 2023 ऐसे 10-15 फंड्स के बारे में दिख रहे होंगे जो स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फंड्स दिखेंगे जो सिर्फ 2 स्टार्स है, जिनकी क्रिसिल रैंकिंग सिर्फ 2 स्टार है, जैसे कि डीएसपी स्मॉल कैप फंड हो गया, यूनियन स्मॉल कैप फंड हो गया, कोटक स्मॉल कैप फंड हो गया, या फिर अच्छा ठीक है, कोटक एंड कनारा स्मॉल कैप फंड जो है वो 3 स्टार कैटेगरी के हैं। तो एज अ थंब रूल हमें ऐसे ही फंड्स में इन्वेस्ट करना है जिसमें मिनिमम 4 या 5 स्टार हो रेटिंग क्रिसिल की। तो अगर क्रिसिल रेटिंग के हिसाब से देखी जाए तो 5 स्टार रेटेड सिर्फ 2 ही फंड्स हैं, एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा है रिलायंस, ओरिजिनली रिलायंस स्मॉल कैप फंड, और अभी इसका नाम चेंज होकर के निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया है। 4 स्टार फंड्स में दूसरे ऑप्शन हमें जो मिलते हैं वो है HDFC की स्मॉल कैप फंड, HSBC की स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया की स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड। बाकी सारे 3 स्टार फंड है। तो अगर हमारे पास आज 5-6 अच्छे 4 स्टार एंड 5 स्टार फंड्स की ऑप्शंस है ना, तो 3 स्टार एंड 2 स्टार फंड्स के को देखने की जरूरत ही क्या है। अब ना हम लोग अपनी सेकंड जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है AUM, उस पैरामीटर के बेसिस पे ना इन सारे फंड्स की AUM को चेक करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो टॉप जो फंड्स है, जो 5 स्टार एंड 4 स्टार रेटेड फंड्स है, इनमें से हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से कौन से फंड्स हमारे लिए सबसे बेस्ट होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि निप्पन इंडिया की ना जो AUM है स्मॉल कैप फंड की, वो करीब करीब 25,000 करोड़ हो गई है एंड HDFC की भी बहुत ज़्यादा, करीब करीब 15,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अगर हम लोग ये सारे फंड्स जो भी स्मॉल कैप फंड्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है ना, इनकी अगर एवरेज AUM निकालते हैं एज ऑफ 30 अप्रैल 2023, तो एवरेज AUM इन सारे स्कीम्स का है करीब करीब 6,700 करोड़ के आसपास, यानी इसको 7,000 करोड़ मान लेते हैं। तो एज अ थंब रूल ना हम ऐसे ही स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसकी ना AUM कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 करोड़ हो, यानी 7,000 करोड़ से ऊपर की AUM वाली स्मॉल कैप फंड्स में हमें अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। हम ऐसे ही 4 स्टार एंड 5 स्टार फंड्स को सिलेक्ट करेंगे जिसमें जाकर के अपना AUM 7,000 करोड़ से कम हो, जिसमें फंड मैनेजर को ईजी लिक्विडिटी मिले एंड कुछ बहुत अच्छे स्मॉल कैप फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सके। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग फिल्टर करते हैं तो अब हमारे सामने ना 2 फंड्स बचते हैं। 5 स्टार रेटिंग में क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसकी रेटिंग 5 स्टार है, जिसकी AUM 3,578 करोड़ से, और दूसरी है टाटा की स्मॉल कैप फंड जो 4 स्टार रेटेड फंड है, जिसने लास्ट 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है स्मॉल कैप कैटेगरी में, एंड उसकी AUM है करीब करीब 3,500 करोड़। इसके बाद कुछ और अच्छे ऑप्शन है जिसमें AUM थोड़ा कम है बट आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। और तीसरे नंबर पे आता है आपका कनारा रूबिको की स्मॉल कैप फंड विद जिसकी AUM 5,100 करोड़ है, एंड ICICI प्रूडेंशियल की स्मॉल कैप फंड जिसकी AUM 4,700 करोड़ है। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया एंड IDBI स्मॉल कैप फंड्स भी है बट उनकी AUM थोड़ी कम है, एंड क्योंकि ये बहुत ही छोटी AMC है तो उसे अवॉइड करें। अगर आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से क्वांट स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा ज़्यादा अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो कनारा रूबिको और ICICI की स्मॉल कैप फंड भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे तो ना स्मॉल कैप फंड में रिस्क तो है, अगर मार्केट्स डाउन जाती है तो लॉसेज लार्ज कैप्स एंड मिड कैप कैटेगरी से थोड़ा तो ज़्यादा होता है, पर जब रिटर्न्स भी जनरेट होती है ना तो रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 10 साल 20 साल 25 साल तक अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर सकते हो ना, तो स्मॉल कैप फंड से बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज ही आप अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें, अपनी SIPs को इस स्मॉल कैप फंड्स में ट्रांसफ़र करें। एंड अगर आप भी स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आज ही डाउनलोड करें हमारी ऐप स्टैटप्रो मनी योर वेल्थ एक्सेलरेटर ऐप, जो गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल की iOS स्टोर पे भी अवेलेबल है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप अपनी वीडियो KYC और अपनी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इजीली 2-3 स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे टेली एग्जीक्यूटिव्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या फ़ोन के थ्रू। एंड अगर आपको हमारे साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करने से आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो, जिससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट
किस प्रकार से डिवाइड करना चाहिए, स्मॉल कैप फंड्स में कौन सी फंड्स आपके लिए सही रहेगा, कितने टेन्योर के लिए आपको जाकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जल्द से जल्द आप ऐप डाउनलोड करें एंड हमारे साथ कनेक्ट करें। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।